आपकी एक सब्सक्रिप्शन हमें बेहतरीन वीडियोस बनाने का हौसला देती है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी साथ दबा दें। बड़ी उम्र की औरत से शादी कर बैठा। पहली रात जब मुसलसल 5 दफ़ा उसने इस वीडियो को अकेले बैठकर तसल्ली से देखो। आमतौर पर शादी की रात दूल्हा अपने कमरे में जाने की जल्दी करता है, अपनी होने वाली दुल्हन को देखने की और उसके साथ खूबसूरत लम्हाटा गुजारने की ख्वाहिश उसे बेचैन करती है। लेकिन मेरे मामले में कुछ उल्टा था। मैं पिछले 2 घंटों से अपने ही कमरे के दरवाजे पर खड़ा था, लेकिन न जाने क्यों मेरे कमरे के अंदर कदम रखने का बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था। और वजह कोई और नहीं बल्कि मेरी अपनी ही बीवी थी। वह बीवी जिससे शादी करने के लिए मैंने अपनी माँ बाप को नाराज किया था और सब कुछ फरामोश करके उससे निकाह कर बैठा था। अब उसी के पास जाने से पहले मैं 100 दफ़ा सोच रहा था। कितने ही लम्हे मैंने ऐसे ही दरवाजे पर खड़े खड़े गुजार दिए। इस बड़े से बंगले में मेरी बीवी और चंद नौकर थे। सारे नौकर क्वार्टर में जा चुके थे और अब मैं अपनी बीवी के पास जाने से हिचकिचा रहा था। मैं 25 साल का एक जवान मर्द था और जिस औरत से मैंने शादी की थी वह 40 साल की थी। यही वजह थी कि मेरे कदम दरवाजे पर रुक गए थे। मैंने एक नज़र सारे बंगले पर डाली जो शादी में मेरे नाम हो गया था। उस पर मैं कुछ दिन इस औरत के साथ अच्छी तरह गुजार लेता तो मुझे और भी बहुत कुछ मिल सकता था। यही सोचकर मैंने कमरे का दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हो गया। उस रात को लेकर मेरे दिल में कोई जज्बात नहीं थे। यह शादी सिर्फ एक सौदा थी जो मैंने अपने मुस्तकबिल के लिए की थी। बिस्तर पर बैठी मैं अपनी बीवी सायरा को देखकर मुझे हंसी आ गई। 40 साल की उम्र में वह सुर्ख जोड़ा पहने बिल्कुल नई नवेली दुल्हन की तरह शर्माती हुई बैठी थी। मैंने एक नज़र उस पर डाली और धीरे धीरे कदम उठाते हुए उसके पास जा बैठा। मुझे यकीन था कि वह मुझे कुछ ही देर में नींद की वादियों में उतर जाएगी, क्योंकि उम्र के इस हिस्से में तो खुद ब खुद नींद आती है और फिर कुछ तो दवाएं भी इस्तेमाल करती थी। मैंने उसे खुद बहुत दफ़ा दवाई खाते देखा था। यकीनन उसे कोई बीमारी भी थी। मुझे देखकर वह मुस्कुराई और कहने लगी, अकील बहुत देर कर दी कमरे में आने की। कब से तुम्हारे इंतजार में बैठी थी। इसकी बात सुनकर मुझे हंसी आ गई। उसे मेरे इंतजार में 2 घंटे बैठा नहीं गया था। वो मेरे साथ मोहब्बत के लम्हाटा काया गुजार सकती थी। पता नहीं क्यों उसे उम्र के इस हिस्से में शादी का शौक चढ़ा रहा था। शायद यह मेरी खुशनसीबी थी। उसने मुझे शादी के लिए कहा था और अब मेरी किस्मत बदलने वाली थी। मैंने मुंह दिखाई का तोहफा निकालकर उसके हाथ में रखा तो बड़ी खुशी खुशी उसके कंगन को देखने लगी। वह तो सोने और हीरे पहनने वाली औरत थी। कहा मैंने उसे 2000 के सस्ते से कंगन लाकर दिए थे। मैं उसे अपनी हैसियत बताना चाहता था, लेकिन उसके चेहरे पर तो अलग ही खुशी थी, जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो। उसने जल्दी से वह कंगन अपनी कलियों में डाल लिए और फिर साइड टेबल के दराज से एक चीज़ निकालकर मेरी तरफ बढ़ाई। काले रंग के लिफाफे में मौजूद वह चीज़ नज़र नहीं आ रही थी। उसने मेरे हाथ में लिफाफा पकड़ा कर कहा, यह तुम्हारे लिए तोहफा है। लिफाफा पकड़कर मेरी खुशी की इंतहा ना रहे। शादी की रात मेरी दुल्हन ने मुझे तोहफा दिया और दुल्हन भी वो जो करोड़ों रुपए की मलकना थी। यकीनन तोहफा भी बहुत कीमती होने वाला था। यही सोचकर मैं मुस्कुरा रहा था। लिफाफा खोलने से पहले बहुत कुछ मेरे जहन में आ गया था कि शायद गाड़ी की चाबी हो या फिर कोई कारोबार के पेपर। इतनी अमीर बीवी से मैं ऐसे कोई टवका कर रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने वह लिफाफा खोलकर देखा, मेरी आंखें हैरत से फटी गई। मुझे अपनी आंखों पर यकीन ना आया। मैंने जब अपनी बीवी पर नज़र डाली तो उसके चेहरे की मुस्कुराहट ने मुझे कुछ समझा दिया था। यह कैसे हो सकता था। मैंने अबिकिना के आलम में वह लिफाफा वापस उसके हाथ में पकड़ा दिया तो वह कहने लगी, यह हमारी शादी की रात का तोहफा है और तुम्हें कबूल करना होगा। मैं इनकार में सर हिला रहा था। वह मेरी तरफ देखकर हंसते हुए कहने लगी, अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। तुम जानते हो यह शादी किन सायटा पर हुई, इसलिए यह तोहफा तुम्हें कबूल करना लाजमी है। मेरी आंखों के आगे दुनिया गोल घूमने लगी। मैं सोच भी नहीं सकता कि औरत इस कदर चालाक हो गई और मेरे साथ इतना बड़ा खेल खेल जाएगी। शादी में जो शर्तें इसने लिखवाई थी उन्हें मानते वक्त मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं हुआ था यह सब करना क्या चाहती है, और जब मुझे एहसास हुआ तो बहुत देर हो चुकी थी। मेरे पास वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था। मैं जाकर भी अपना दामन नहीं छुड़ा सकता था, क्योंकि मैंने खुद उनके पेपर पर दस्तक किए थे जिस पर मेरी बीवी ने अजीबोगरीब किस्म की सायटा लिखवाई थी, और अब जाकर मुझे उनकी समझ आई थी।
मेरी बीवी ने वह लिफाफा दोबारा मेरे हाथ में पकड़ाया और कहने लगी, खामोशी से वही करो जो मैं चाहती हूँ। और मैंने मजबूर होकर उसकी बात मान ली। दरअसल वो चीज़ मेरी मर्दाना। मेरा नाम अकील है। मेरा ताल्लुक गरीब घराने से है। मैं सिर्फ 22 साल का था और शॉर्टकट के रास्ते से तलाश कर रहा था, कोई ऐसा रास्ता जिससे मैं रातों रात अमीर हो जाता। मेरे पास इतना पैसा आ जाता कि जिससे मुझे कुछ ना करना पड़ता। मुझे मेहनत नहीं करनी थी और बगैर मेहनत के ही मैं रातों रात करोड़पति बनना चाहता था। जो भी मेरी यह बात सुनता वो मुझ पर खूब हंसा। मेरे अब्बा मुझे ताने देने से बाज ना आते। वह कहते तो सारी जिंदगी मेरी कमाई ही खाता रहेगा। मुझे तो बाए में भी औलाद की तरफ से सुख नसीब नहीं हो रहा। बेटे की पैदाइश पर मैंने सोचा था कि बड़ा होकर मेरा सहारा बनेगा, लेकिन तुझसे अच्छी तो मेरी बेटी है जो घर बैठे ही सिलाई करके मेरी मदद कर देती है। और अब्बा की बात सुनकर मैं गुस्से से घर से निकल जाता। अब्बा इतने बुजुर्ग होकर भी रोजाना ठेला लगाया करते थे और चाहते थे कि मैं भी उनके साथ ठेले पर ही काम करूं ताकि कमाई कुछ बार कर सकूं। लेकिन मुझे उसकी तरह मेहनत पसंद नहीं थी। दोपहर को अब्बा जो समोसों से ठेला लगाते थे तो रात के सुबह के 9 बजे तक मार्केट के बाहर ही खड़े रहते। मैं ऐसी मेहनत नहीं करना चाहता था जिसमें ना ही ज़्यादा पैसा था और ना ही इज्जत। यही बात थी जिसकी वजह से मेरा अब्बा मुझसे नाराज रहते थे। वो कहते थे कि तूने पढ़ाई तो भी की नहीं, तुझे कौन सी अफसर की नौकरी मिल जाएगी, ऐसा लगता है सरकारी नौकरी तेरा ही इंतजार कर रही है। अब्बा की बात सुनकर मैं कहता, देखना एक दिन मैं किस्मत बदल दूंगा, अपनी भी और आप लोगों की भी। और अब्बा मेरे आगे हाथ जोड़ देते और कहते, हमें ऐसी किस्मत नहीं बदलनी। रातों रात वही लोग अमीर होते हैं जो गलत काम करते हैं। सही काम करने वाले हलाल कमाते हैं और रूखी सूखी खाते हैं, बचत करके पैसे जोड़ते हैं और फिर वही अमीर होते हैं। अब्बा की बात सुनकर मुझे हंसी आ जाती, क्योंकि जो तरीका अब्बा बताया करते थे उससे तो सारी जिंदगी निकल जाती, लेकिन मेरी कोई यह ख्वाहिश भी पूरी ना होती। अब्बा खुद भी सारी जिंदगी यही सब करते आए, लेकिन कौन से हम अमीर हो गए थे या हमारे हालात बदल गए थे। बचपन से अब तक मैंने यही देखा था कि अब्बा की हलाल की कमाई से आयटा पूरी हो जाती, लेकिन काविसटा अधूरी रह जाती और मैं काविसटा के समंदर में डूबा हुआ था और मुझे तारे तक पहुंचना था। एक दिन ऐसे ही अब्बा से खूब लड़ झगड़ कर मैं घर से निकला। वो शहर जाने वाली सड़क पर जा बैठा। अब्बा ने मुझे बहुत बातें सुनाई। उनका कहना था कि अब बहन की शादी होने वाली है, तुम भी घर के खर्चे में कुछ हिस्सा डालो ताकि शादी के लिए पैसे जमा हो सके। और अब्बा की ये बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। मेरी बहन अब्बा की जिम्मेदारी थी, मेरी नहीं। मैं उसे पत्थर उठाकर सड़क पर फेंक रहा था कि तभी एक बड़ी सी स्याह रंग की गाड़ी बड़ी तेजी से मेरे सामने से गुजरी और मेरे दिल में ख्याल आया, काश यह गाड़ी मेरी होती तो मैं अभी इस पर बैठकर शहर चला जाता। शायद कबलेटा का वक्त था, क्योंकि वह गाड़ी कुछ ही देर बाद पीछे वापस आई और मेरे सामने आकर रुक गई। मैं चूमकर उस गाड़ी में देखने लगा। स्याह रंग का शीशा नीचे उतरा और एक औरत ने अंदर से झांककर मुझे देखा और सा से मुझे अपने पास बुलाया। मैं बिना कुछ सोचे समझे उसके पास गया तो कहने लगी, लगता है शहर जाने के लिए बैठे हो, अगर बस नहीं आ रही है तो मेरे साथ चलो, मैं पहुंचा देती हूँ। मैं वाकई ही शहर जाना चाहता था, लेकिन ना ही शहर जाने के लिए मेरे पास पैसे थे और ना ही मालूम था कि वहीं जाकर क्या करूँगा। बस मैं रातों रात अपनी किस्मत बदलना चाहता था। मुझे सोच में पड़ा देखकर कहने लगी, बैठ जाओ। उसने दरवाजा खोल दिया। मैं खामोशी से अंदाज वाली सीट पर बैठ गया। फ्रंट सीट पर वह ड्राइवर वर्दी पहने बैठा हुआ था। उसकी नज़रें सड़क पर थी। उस औरत के कहने पर ड्राइवर ने गाड़ी चलानी शुरू कर दी और हमारी मंजिल शहर की जानिब थी। कि तुम शहर में कोई काम करते हो? मैंने इनकार में सर हिलाया तो वह पूछने लगी, फिर शहर क्यों जा रहे हो? मैंने उसे बताया कि मैं अपनी किस्मत बदलना चाहता हूँ और किस्मत आजमाने के लिए ही शहर जा रहा हूँ। वो कहने लगी, अगर ऐसी बात है तो कुछ दिन मेरे पास नौकरी कर लो। मुझे एक जहीन शख्स की ज़रूरत है जो सारे नौकरों पर नज़र रख सके। उस औरत की बात सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया। वह मेरे लिए बिल्कुल गैर थी, मैं उसके लिए अनजान था। फिर वह कैसे अपने बंगले में नौकरी की ऑफर कर रही थी? उसकी बड़ी सी गाड़ी में मुझे इतना सुकून मिल रहा था कि मैं सोचने लगा कि इसके बंगले में कितना सुकून होगा और फिर इतना बड़ा बंगला रहने को भी मिल जाएगा। उसने मुझे कहा, मुझे खाने पीने की कोई कमी नहीं होगी। वह एक बहुत बड़ी रकम मुझे तनख्वाह के तौर पर ऑफर कर रही थी। मेरे पास फिलहाल इनकार की गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि जो काम उसने बताया वह कोई काम नहीं था।
बंगले का सारा काम नौकरों को करना था और मुझे बस उन पर नजर ही रखनी थी। मी राजी हो गया और उसके साथ उसके बंगले पर पहुंच गया। आलीशान बंगला देखकर हैरान रह गया। वह उस बंगले में अकेली रहती थी। उसने बताया था कि सालों पहले उसका शौहर इंतकाल कर चुका है। बच्चे भी नहीं थे, इसलिए वह तन्हा थी। उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार था, तो खुद अपने कारोबार की निगरानी करती थी। सारी रात कारोबार के कामों से बाहर रहती और सारा दिन सोती रहती। इसलिए घर नौकरों के हवाले था और उसे नौकरों को देखने के लिए किसी जिम्मेदार शख्स की जरूरत थी। मैंने उसके बंगले पर नौकरी शुरू कर दी। मैं बड़ा खुश था। यहाँ मुझे जिंदगी की हर सेंस हासिल थी। गाड़ी की चाबी तक मिल गई थी। मैं जहाँ जाना चाहता मालकिन की गाड़ी में जा सकता था, क्योंकि सारा दिन तो वह सोती रहती थी। और जब उसने पहले महीने मेरे हाथ में तनख्वाह रखी तो मैं मलकना से इजाज़त लेकर उसकी गाड़ी में घर चला गया। अम्मा ने मुझे देखते ही सीने से लगा लिया। बहुत रोई और कहने लगी, तू कहाँ चला गया था? अब्बा की बातों को इतना बुरा मान गया था कि हम सब कुछ को छोड़कर ही चला गया था। तेरे अब्बा तेरी याद में रोते रहते हैं। हम सब तेरे लिए बहुत पायकामंद थे। मैंने जेब से लिफाफा निकालकर अम्मा के हाथ में रखा और कहा, बहन की शादी में हिस्सा डालने के लिए गया था। मुझे शहर में नौकरी मिल गई है। यह मेरी पहली तनख्वाह है और मैं नौकरी की तरफ से मिली गाड़ी में आया हूँ। मैंने अम्मा को बाहर बड़ी गाड़ी दिखाई तो अम्मा की आंखें हैरत से फैल गई और फिर उन्होंने खुशी से मेरी बुलाई ली और कहने लगी, मुझे मालूम था मेरा बच्चा एक दिन कामयाब होगा। अलबत्ता जब अब्बा दोपहर के खाने के लिए घर लौटे तो मुझे देखकर खुश हुए, लेकिन साथ ही मेरी गाड़ी और कमाई ने इन्हें हैरत में मुब्तला कर दिया। खुश होने के बजाय उनके चेहरे पर फिक्र के आसार नजर आए और वह कहने लगे, बेटे तुझे कौन सी ऐसी नौकरी मिल गई है जिसमें इतनी ज़्यादा तनख्वाह है? तू तो पढ़ा लिखा भी नहीं। मैंने अब्बा की सारी बात बताई और अब्बा ने इनकार में सर हिलाया और कहने लगे, बात समझ से बाहर है। शहर के लोग बहुत तेज होते हैं, ऐसे ही मुफ्त में नौकरी नहीं बनते और फिर इतनी ज़्यादा तनख्वाह भी मुझे लगा दी। अब्बा मेरी तरक्की देखकर खुश हो गए, लेकिन अब्बा इस वक्त मेरे ही खिलाफ थे। मैं गुस्से से उठ खड़ा हुआ और अम्मा से कहा, मैं जो कुछ भी कर लूँ अब्बा खुश नहीं हो सकते। मैं तो पैसे लेकर आया था कि बहन की शादी में अपना हिस्सा डाल सकूं, लेकिन अब्बा मेरी नौकरी को लेकर मस्कका हो गए। मैं वापसी के लिए निकल गया। मेरी अम्मा मुझे आवाज़ें देती रह गई। मेरा दिल खराब हो चुका था। मेरे अब्बा मेरी तरक्की से खुश नहीं थे। मैं वापस शहर बंगले पर पहुंचा तो चूक गया, क्योंकि ड्राइंग रूम में काफ़ी सारी लड़कियां बैठी थी। मेरी मलकना उनसे बड़े अच्छे तरीके से पेश आ रही थी और उनके लिए बहुत सारे पकवान भी रखे हुए थे। मैं मालकिन को यह बताने के लिए ड्राइंग रूम में गया था कि मैं वापस आ गया हूँ। मुझे देखकर मालकिन के चेहरे पर खुशी आ गई, जैसे वह मेरा ही इंतजार कर रही थी। वह सारी लड़कियां भी बड़ी दिलचस्पी से मुझे ही देख रही थी। इतनी सारी लड़कियों के बीच मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। मैं फौरन वापस बाहर आया और बाकी काम में काम करती मलम से पूछा, यह सारी लड़कियां कौन है? तो मलम ने बड़ी टवा से मेरी तरफ देखा और कहने लगी कि आप नहीं जानते। मैंने कहा, क्या मालूम कि यह सब कौन है? वो अजीब अंदाज में कहने लगी, फिर कुछ ही दिनों में पता चल जाएगा। इस बात को 2 दिन ही गुजरे थे कि मालकिन ने मुझे अपने कमरे में बुलवाया और कहने लगी, अकील मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। दरअसल तुम मुझे अच्छे लगते हो। उस दिन सड़क पर तुमने मुझे पहली नज़र में बहुत पसंद आ गए थे, इसलिए मैं तुम्हारे पास आकर रुकी और 1 महीने में मैंने तुम्हें जान लिया। तुम बहुत ही अच्छी फितरत के मालिक हो। शायद तुम्हारे घर वालों को तुम्हारी कदर नहीं, क्योंकि उस दिन तुम अपने घर से बहुत उदास लौटे थे। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी बदल दूँ और तुम्हारी ज़िंदगी की हर कमी पूरी कर दूँ। मैं खामोशी से मालकिन की बात सुन रहा था। इस आखिरी जुमले पर मैंने हैरत से मालकिन की तरफ देखा और फिर मेरी मालकिन ने एक ऐसी बात कही जिसकी टवका मुझे हागा भी नहीं थी। वह कहने लगी, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, तुम्हारा मुस्तकबिल संवारना चाहती हूँ। यह घर भी मैं शादी पर तुम्हारे नाम कर दूंगी। मेरी जिंदगी में कोई भी नहीं है। मैं कब तक यूं तन्हा रहूंगी? अब तो मैं मरने वाली हूँ और मरने से पहले कुछ दिन खुशियों भरे गुजारना चाहती हूँ। 40 साल की औरत के मुंह से शादी की बात सुनकर जहाँ मैं तंग रह गया था, वहीं उसने बात मुझे हैरान कर दिया था कि वह इतना बड़ा बंगला मेरे नाम करने को तैयार थी। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा था। शायद मेरी मालकिन पागल हो गई थी या फिर बुढ़ापे में उसे जवान लड़के के साथ चाहिए था। काफ़ी देर में सोच में पड़ गया तो मालकिन कहने लगी, अगर तुम इनकार करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन साथ ही तुम्हारी नौकरी भी खत्म, क्योंकि मैंने यह नौकरी तुम्हें इसलिए दी थी कि तुम्हें देख सकूं। मुझे महीने के लाख रुपए मिल रहे थे।
रहने के लिए इतना आलीशान महल जैसा बंगला में किसी सूरत इस नौकरी को ठोकर नहीं मारना चाहता था, और इस कदर मुझे इसका मालिक बनना चाहती थी तो इनकार की गुंजाइश नहीं थी। मैंने फौरन ही मालकिन से कहा, ठीक है, मुझे शादी पर कोई ऐतराज नहीं, क्योंकि जिस तरह आपके साथ कोई नहीं इसी तरह मैं भी अकेला हूँ। यह सुनकर मालकिन खुश हो गई और उसने अगले ही दिन शादी का कह दिया, लेकिन निकाह से पहले मालकिन पर पर्चा मेरे आगे रख दिया और कहने लगी, यह कुछ सायटा है जो तुम्हें शादी से पहले माननी होंगी। पहले तो मैं घबरा गया, पता नहीं मालकिन मुझसे क्या बात बनवाना चाहती है, लेकिन फिर वह सायटा पढ़कर मुझे कुछ खास बात समझ ना आई। सब अजीब अजीब सी बातें थी, इनका कोई खास मतलब नहीं था, इसलिए मुझे सायटा मानने में कोई बुराई महसूस ना हुई। मैंने मलकना से तमाम सायटा कबूल करते हुए निकाह कर लिया और यह सोचकर खुशी से चूर हो गया कि अब मैं इस आलीशान बंगले का मालिक बन गया हूँ। ये 40 साल की औरत आखिर कितने दिन जिंदा रह सकती थी? कुछ ही दिनों की मेहमान थी, उसके बाद यह सब कुछ मेरा हो जाता, इसका कारोबार भी मेरे हिस्से में आता। मेरा ख्याल था और कोई ऐसा कारोबार करती थी जिसमें बहुत ज़्यादा पैसा था, क्योंकि मैंने पैसों में खेलते देखा था। लेकिन शादी की रात जो कुछ मुझ पर और मेरी बीवी की हकीकत खुलकर मेरे सामने आ गई, उन तमाम सायटा का मतलब भी मुझे समझ आ गया जिससे पहले मैं अनजान था। मेरी बीवी ने शादी की रात जो लिफाफा मुझे दिया उसमें मर्दाना ताकत बढ़ाने वाली एक दवा थी। एक कागज़ था जिस पर एक एड्रेस लिखा हुआ था और साथ ही यह भी लिखा था कि आज की रात इस लड़के के साथ गुजारनी है, इस पूरी तरह कोशिश करना है। लिफाफे में एक लड़की की तस्वीर भी मौजूद थी। उस लड़की को मैंने पहले कभी नहीं देखा था, और फिर ज़हन पर जोर डालने पर मुझे याद आया, यह लड़की इन लड़कियों में ही मौजूद थी जो इस दिन मालकिन के साथ बैठी थी। बहुत कुछ मुझे समझ आ गया, इसलिए मैंने अबिकिना से अपनी बीवी को देखा तो वह मुस्कुरा दी। मैं यह काम किसी सूरत नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने इनकार किया तो मेरी बीवी ने मुझे सायटा की याद दिला दी। उन सायटा के मुताबिक मैं मालकिन को तलाक देता तो मुझे 20 लाख मालकिन को अदा करने होते। अगर मालकिन को मेरी जात से कोई शिकायत होती तो मेरी पुलिस को शिकायत करवा सकती और मुझे हर्जाना भी वसूल कर सकती थी। अगर मैं मालकिन की कोई बात मानने से इनकार करता तो वो घर वापस अपने नाम ट्रांसफ़र करवा सकती थी। उन्होंने घर मेरे नाम नहीं किया था। मेरी मालकिन ने मुझे मजबूर किया कि अगर मैं इस लड़की के पास ना गया, उसे खुश ना किया तो वह मुझ पर इल्ज़ाम लगा देंगी। मैं उन्हें मारने की कोशिश की है और मुझे जेल भिजवा देंगी। मैं उनकी सारी कासों से तो जाऊंगा ही, बल्कि जेल की सलाखों के पीछे अपनी सारी जिंदगी गंवाऊंगा। मैं इतनी बुरी तरह फंस गया कि मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मजबूरन वो दवा खानी पड़ी जिसके खाने से शायद मेरे जिस्म का बहुत नुकसान पहुंचता। मालकिन का ड्राइवर खुद मुझे उसके घर ले गया। यहाँ मालकिन मौजूद ना चाहते हुए सारी रात मैंने उसकी लड़की के साथ गुजारी, क्योंकि मेरी बीवी ने मेरा सौदा किया था और यही उसका कारोबार था। मालकिन खूबसूरत और जवान लड़कों को इसी तरह अपने जाल में पांसटे और फिर अमेयाडियों के शौक पूरे करने के लिए अनजान लड़कों का सौदा करती। इसके अलावा मालकिन का कोई कारोबार नहीं था। हर रात बड़े बड़े अमीर लोगों की पार्टियों में जाती और वहाँ लड़कियों की ख्वाहिश के मुताबिक सौदे तय करती। औरतों के जिस्म औक़ज़े के बारे में मैं तो बहुत ही सालों से सुन रखा था, लेकिन मुझे यह मालूम नहीं था कि आज के दौर में आदमियों की जिस्म फरोशी भी होती है, और मैं ऐसी घिनौनी औरत के जाल में फंस चुका था जो मुझे इस कारोबार के मोहरे के तौर पर इस्तेमाल कर रही थी। अब मुझे समझ आया था कि इतनी मामूली सी नौकरी के पीछे मुझे इतने पैसे क्यों दिए गए। इसने पहले मुझे अच्छी तरह अपने जाल में फंसाया और अब मुझसे फ़ायदा उठाती रही। मैंने यह सोचकर उससे शादी की थी कि आगे पीछे कोई नहीं, जल्द ही मर जाएगी, वो सब कुछ मुझे मिल जाएगा। लेकिन यह महज मेरी कामखिल साबित हुई थी, क्योंकि वह 40 साल की औरत इतनी बूढ़ी भी नहीं थी जो अपने काले कामों की वजह से अपनी उम्र से कहीं ज़्यादा बूढ़ी लगती थी। इसकी जल्द लग चुकी थी। मेरे हाथ कुछ भी नहीं आया, क्योंकि मेरा सौदा करके वह सारा पैसा खुद रखती थी और महीने का लाख तनख्वाह की तरह मेरे हाथ में थमा देती थी। यह बात उसके घर में काम करने वाला नौकर जानता था, क्योंकि आए दिन मालिक मुझसे जैसे लड़कों को यहाँ लाती और उनसे निकाह करती। 2 महीने तक मैं हर रात इसी तरह इस्तेमाल होता रहा। मेरी सारी ताकत खत्म हो गई। मेरा जिस्म का मोरी दर्द कर